तो हमारा अब अगला चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ओके, अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब इस चैप्टर में हमारे जो टॉपिक्स है अराउंड 10 टॉपिक्स आ रहे हैं सामने। सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, angular momentum in case of rotation about fixed axis, kinematics of rotational motion, dynamics of rotational motion and rolling motion। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और कई लोगों को ये चैप्टर थोड़ा सा घुमा देता है ना। तो ये चैप्टर में जो अक्सर कई लोगों ने बोले हैं कि सर ये थोड़ा भारी जा रहा करके, इसको कैसे करना समझ में नहीं आ रहा। खैर कोई इतना भी बड़ा नहीं है, अगर आप पूरे एक एक चीज़ को अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा। अगेन जैसे तैयारी चालू है, अभी चालू रखो लगातार। जो लोग रेगुलरली जो मॉड्यूल सॉल्व करना, मैं अभी आज ही मैं इंशाल्लाह मॉड्यूल डाल दूंगा आपको, तो मॉड्यूल सॉल्व करना, डिस्कस करना, ये लगातार चालू रखो, इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा। कोई खास बहुत बड़ा नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब जो हमारा पहला टॉपिक है जैसे सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? डिफाइन तो ऐसा किया गया है, अ पॉइंट एट विच एंटायर मास ऑफ द सिस्टम can be supposed to be concentrated is called as center of mass ना। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर सिस्टम का सारा मास ऐसा लगता है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है, उसी पॉइंट पर सब कुछ स्थित है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग अलग होते हैं। हम अक्सर सेंटर ऑफ मास का समझाने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एग्जांपल लेके बताते हैं, मगर दोनों कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं, थोड़े से अलग अलग हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर मुझे इस पेन को बैलेंस करना है या मुझे इस पेन का वज़न नापना है, मान लो वज़न नापना है, तो मैं इसको अगर पूरे तराजू पे ऐसा रखता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसका वज़न कितना आ रहा है, तो मान लो इस पेन का वज़न 10 ग्राम आ रहा है। कितना आ रहा है? 10 ग्राम। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं फिर से इस वज़न को नापूंगा, और इस वज़न को नापने के लिए मैंने इस तराजू पे एक छोटा सा पिन ऐसा रखा, और मैंने कहा कि मैं इस पेन को इस पिन के ऊपर रखूँगा। इस पेन को क्या रखूँगा? इस पिन के ऊपर रखूँगा, और मैं ये देखूँगा कि किस जगह पर वो एग्जैक्ट सेम वज़न बताता है। तो मैं इसको ऐसा रख के देखता हूँ, तुमको लगता है कि सेम वज़न आएगा? नहीं, कम बताएगा वो। अलग अलग जगह रख के देखेंगे, फिर एक आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा जिस पे आपने इसको ऐसा रख के देखा और आपको एग्जैक्ट ये बैलेंस भी होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपको वज़न कितना बता रहा है तराजू पे? एग्जैक्ट 10 ग्राम वज़न बता रहा है आपको। इसका कहने का मतलब क्या हुआ भैया? ये एक अकेला ऐसा पॉइंट है, ये एक अकेला ऐसा पॉइंट है जो पूरी बॉडी के बराबर का वज़न बता रहा है। तो मतलब पूरी बॉडी का वज़न कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? उस अकेले पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। जब कभी किसी पॉइंट को या किसी बॉडी को आप उस अकेले पॉइंट पे रखते हैं, है ना, तो पूरी की बॉडी एकदम से इस तरह से कहा जाएगा इक्विलिब्रियम में आ जाती है ना। मतलब इधर झुकेगी हो ना उधर झुकेगी, एकदम आराम से शांति से उधर बैठे रहेगी। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। या फिर इसको और कई तरीके समझने के, अगर मान लो सभी पार्टिकल्स में एक अट्रैक्शन का फिनोमिना आ जाए या अट्रैक्शन की एबिलिटी आ जाए, सभी पार्टिकल्स मिलकर अट्रैक्ट होकर सिर्फ एक जगह जमा होना चाहते हैं, है ना। तो अगर मैं मान लो कि सभी पार्टिकल्स जो है पेन के अट्रैक्ट होकर एक जगह जमा होना चाहते हैं, तो वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर वो सब जमा हो जाएंगे? तो वो सेंटर ऑफ मास पे जमा होंगे, है ना। जैसे कि अगर सपोज़ करो ये एक मान लो एक पार्टिकल है, जिसका एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m2 है। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। m1 जो है छोटा है, m2 थोड़ा सा बड़ा है। तो जब ये आपस में आएंगे और ये चिपक जाएंगे, आपस में आके चिपकेंगे, एक जगह पे आके चिपक जाएंगे। सवाल उठा कि वो कौन सी जगह पे आके चिपकेंगे? तो वही एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास पे, है ना। एक बड़ी सी बॉडी है, मैं इसकी हाइट जब बताना चाहता हूँ, ज़मीन से इसकी कितनी हाइट है मैं ये बताना चाहता हूँ।
तो मैं कहाँ से बताता हूँ? इसके नीचे वाले हिस्से से बताता हूँ क्या? ऊपर वाले हिस्से से बताता हूँ? नहीं, सेंटर ऑफ मास से बताता हूँ। एक बॉडी जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, पूरी एक पार्टिकल जो रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरी की पूरी बॉडी का, बोले समझा नहीं कैसे? तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिस्टम को स्टडी करता हूँ, या इमेजिन करो ये एक्स एक्सिस है और मैं कहूँगा ये यहाँ पे मान लो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, गैस पार्टिकल्स, जैसे क्लाउड होता है, बादल होता है, उस तरह का गैस पार्टिकल्स है। ये पूरे के पूरे पार्टिकल्स इधर आ गए, मान लो ये सारे के सारे पार्टिकल्स इधर आ गए। ओके, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन क्लाउड ऑफ पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्लाउड ऑफ पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये यकीनन है, मगर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप बोलेंगे सर कोई भी एक पार्टिकल पकड़ लो। चलो मैं ये वाले पार्टिकल को पकड़ता हूँ, मैं देखता हूँ ये कहाँ है इनिशियल पोजीशन, और ये देखता हूँ मैं ये कहाँ है फाइनल पोजीशन, है ना। तो मैं देखता हूँ कि भैया जब इन दोनों के बीच में का गैप देखता हूँ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो गैप आ रहा है मान लो 10 मीटर। कितना गैप आया? 10 मीटर। अब चलो ठीक है, इसी तरह से मैंने ये वाले पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन देखा, और ये वाले पार्टिकल, वही पार्टिकल अब यहाँ पर आ चुका है, अब उसका मैंने फाइनल पोजीशन देखा, तो मैंने इनिशियल पोजीशन मार्क कर लिया, फाइनल पोजीशन मार्क कर लिया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करा मैंने, तो भाई भैया ये कितना आ रहा है? तो 9 मीटर आ रहा है। अरे बोले फिर मैं बोलूँगा क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आप बोलेंगे, एक बोलेगा 10 मीटर, एक बोलेगा 9 मीटर। अगर आप अलग अलग पार्टिकल्स को देखोगे तो उनके आपस में सभी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा क्या है, अलग अलग आएगा, है ना। ये कुछ ज़्यादा डिस्प्लेस हो गया, ये थोड़ा सा कम डिस्प्लेस हुआ। तो मैं ये कैसे बताऊंगा कि भैया ये बादल कितना डिस्प्लेस हुआ, ये क्लाउड ऑफ पार्टिकल्स कितना आगे गया, ये मैं कैसे पता लगाऊंगा? तो आप क्या करेंगे, उसके सेंटर ऑफ मास को ढूंढेंगे। आप बोलेंगे ये है उसका सेंटर ऑफ मास, आप देखो इसका सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन क्या है, फिर अब इनका सेंटर ऑफ मास क्या है, इधर आया, तो इसके सेंटर ऑफ मास का फाइनल पोजीशन क्या है, अब पता लगाओ डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो आप कहेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये क्या हो गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब हमें क्या पता चला यहाँ पे, है ना, अब क्या पता चला कि भैया अगर किसी क्लाउड ऑफ पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट देखना है, कभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ गया, तो आप सभी पार्टिकल्स को देखते नहीं बैठते, आप क्या करते, सिर्फ उसके सेंटर ऑफ मास को देखते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास किधर सरका। तो अब जाहिर बात है, सबसे पहले तुमको ये निकालना सीखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, ऐसे कितने भी पार्टिकल्स हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा? आई ना बात समझ में? तो पहले हमको इस बात पे फोकस करना ज़रूरी है ना। इस सारे नोट्स को अच्छे से लिखना, कि इस चैप्टर की नोट्स नहीं है, तो नोट्स है मगर वो स्टेट बोर्ड ओरिएंटेड है। वो रोटेशनल डायनामिक्स दिया ना आपको मैंने, हाँ, तो उसमें ऑलरेडी सब कुछ आ गया हो, मगर वो प्योरली बोर्ड ओरिएंटेड है, नोट्स NCERT ओरिएंटेड नहीं है। तो एक एक चीज़ को अच्छे से देख लेना उसके अंदर, ठीक है। तो खैर आपको ये समझ में आया व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अच्छा है, हम उसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और ज़्यादा। Evaluation of position of center of mass, evaluation of position of center of mass। जब हम evaluation of position of center of mass की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। For system of 2 particles,
फॉर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स या फिर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं हम लोग, और लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तीसरा, बेटा बातों में इन्वॉल्व मत हो जाइए, फॉर सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज, फॉर सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज। तो इसमें जनरली 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल बॉडी, 3 डायमेंशनल भी होता है, बट हम लोग सिर्फ 1D और 2D वाले पढ़ते हैं, 3D वाले नहीं पढ़ते, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, इस तरह की बॉडीज़ की आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीखते हैं। ओके, लंबा जाएगा ये चैप्टर हमारा, 2 हफ्ते कम से कम लगेंगे इसको, है ना, ज़्यादा भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं सब मिलाकर। खैर, इस तरह से आपने देखा है, तो हमारे पास ये 3 कैटेगरीज़ हैं। अब क्योंकि सर ने भी थोड़ा टाइम ले लिया था आज, तो मैं इससे बाद इसी कैटेगरी पे फोकस करूँगा, और सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। आसान है, छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा बहुत जल्दी। चलिए, अब देखो सबसे पहला पार्ट हम लोग देखेंगे, इवेल्युएशन ऑफ सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, फॉर सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, बातों में इन्वॉल्व मत होइएगा। फॉर सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, consider 2 particles of masses m1 and m2 separated by distance r। 2 पार्टिकल्स कंसिडर करिए जिनके मास m1 एंड m2 है, और उनके बीच का जो फासला है वो बेटा स्मॉल r से दिया हुआ है। तो उनके बीच का जो फासला है मैंने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब आपको क्या लगता है कि सेंटर ऑफ मास किसके करीब होगा? जो हैवी पार्टिकल है उसके करीब होगा, या जो लाइट पार्टिकल है उसके करीब होगा? क्या लगता है? लाइट पार्टिकल के नहीं, हैवी पार्टिकल के ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक बेसबॉल बैट को इमेजिन करो, एक बेसबॉल बैट है आपके पास, इमेजिन कर लीजिए इसको। अगर मुझे इसे बैलेंस करना है, मान लो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, थोड़ा सा और इधर लेता हूँ पॉइंट ए को, और ये पॉइंट सी है। तुमको क्या लगता है प्रोबेबली कौन से पॉइंट पर आपका बेसबॉल बैट बैलेंस हो सकता है? ए पॉइंट पे, बी पे नहीं हो पाएगा। बी जो कि ज्योमेट्रिकली सेंटर पे होगा, बी पॉइंट जो है ज्योमेट्रिकली सेंटर पे है, मगर फिर भी यहाँ पर अगर मैं रखूँ तो बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि इधर का वजन क्या है, ज़्यादा है। तो इसे बैलेंस करने के लिए मुझे हैवियर मास की तरफ थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। ये लॉजिकली हम जानते हैं यहाँ पर कि जब भी कोई चीज़ को बैलेंस करना है तो हमको अगर हैवी मास है तो उसके थोड़ा सा करीब जाना पड़ता है, और लाइटर मास के थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, तब जाके वो बैलेंस होता है। तो भाई हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं कि भाई द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल lie near the heavy mass and will be far away from lighter mass। और हल्के मास से क्या होगा बेटा, ज़्यादा दूर हो गया। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल M2 हैवियर है, M1 लाइटर है, तो भैया मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसके करीब होगा और इससे दूर होगा, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रहेगा R1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, R2 होगा। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि हेंस डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास from the given mass is inversely proportional to magnitude of mass, is inversely proportional to magnitude of mass। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मास। जैसे देखो किसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड म्हणजे काय, वैल्यू। m1 का वैल्यू ज़्यादा है कि m2 का वैल्यू ज़्यादा है, m2 का। तो m2 का वैल्यू ज़्यादा है, m1 का वैल्यू कम है। तो देखो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है उसके पास से कैसा है, करीब है, और जो हल्का वाला है उससे क्या है, दूर है। जहाँ m1 छोटा वहाँ r1 बड़ा, जहाँ m2 बड़ा वहाँ r2 छोटा। तो भाई अगर ऐसी बात है तो मैं इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकता हूँ कि m इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, m इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, है ना। अगर m इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट अपॉन r, m इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन r। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ देयरफॉर m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2। ये मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 देना चाहूँगा, है ना। मतलब m1 r1 शुड बी इक्वल टू m2 r2। ये देखो मास इनटू डिस्टेंस, क्योंकि m और r को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो अगर इधर का मास और इधर के डिस्टेंस को मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये और इधर के मास और इधर के डिस्टेंस को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो उसका आंसर कैसे आने वाला है, सेम आने वाला है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2। ठीक है, ओके। ओके गाइस, अभी तक ध्यान दो। चलो ठीक है, ये तो पता चल गया आपको कि इस तरह से हम देखेंगे कि इक्वेट किया जा सकता है। मैं यहाँ पर R2 को क्या लिख सकता हूँ, मैं R माइनस R1 लिख सकता हूँ। R2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, R माइनस R1। तो फिर ये इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा, देयरफॉर m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r माइनस r1। Therefore m1 r1 is equals to m2 r माइनस m2 r1। इसको उठा के इधर रखो, देखो m1 r1 प्लस m2 r1 इज इक्वल्स टू m2 r। r1 को कॉमन निकालो, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू m2, दैट इज r1 इज इक्वल्स टू m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये मेरे पास एक पहला, सॉरी एक चीज़ रह गई, r, m2 r अपॉन m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं बेटा, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आपको पहले पार्टिकल से पता लगाना है कि सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है,
पहले पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है। तो आप दूसरे पार्टिकल का मास लो, पूरा टोटल डिस्टेंस देखो उनके बीच में का क्या है r, और दोनों पार्टिकल के मासेस से डिवाइड कर दो। सिमिलरली इसी तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि R2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, m1r अपॉन m1 प्लस m2। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। मैं इसे इक्वेशन नंबर 2a और इसे इक्वेशन नंबर 2b करके दे सकता हूँ। आया समझ में? ये हमारे प्राइमरी फॉर्मूले हैं, याद रखिएगा, फॉर द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए। m2r अपॉन m1 प्लस m2 r1 के लिए, और r2 के लिए क्या है, m1r अपॉन m1 प्लस m2। आई बात समझ में आपको ये? ठीक है, उधर का पार्ट हो गया, राइट साइड का। ठीक है, 2 मिनट रुकता हूँ मैं, फिर इरेज करने जा रहा हूँ। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है आया हुआ, 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम आर लोकेटेड एट x is equals to 0 and x is equals to 3 मीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, इसको समझने लायक जैसा बहुत कुछ ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। एक पार्टिकल यहाँ है जिसकी वैल्यू है 1 किलोग्राम, चलो मैं इसे ऊपर लिख लेता हूँ, 1 किलोग्राम। दूसरा पार्टिकल यहाँ है जिसकी वैल्यू है 2 किलोग्राम। ये कहाँ पर है, x इज इक्वल्स टू 0 और इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स। तो उसने कहा है कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, पोजीशन पता लगाओ। ऑफ कोर्स हमने फर्स्ट पार्टिकल ही निकालना पड़ेगा वो, तो कैसे निकालेंगे? हमने ताज़ा देखा, अगर मुझे फर्स्ट पार्टिकल से लोकेशन निकालना है x1, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, m2x अपॉन m1 प्लस m2, जहाँ पर x क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, जिसको साफ समझ में आता है, जिसकी वैल्यू कितनी रहेंगी बेटा, 3 मीटर्स। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है भाई, m2 कितना है आपके पास, इट इज़ 2 किलोग्राम, x कितना है 3, और 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 मतलब कितना होगा 3, ये 3 और 3 हो जाएगा कैंसल, देखो x1 इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स, और ये आ गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles of masses 5 kilogram and 10 kilogram respectively, 5 kilogram and 10 kilogram respectively are attached at the two ends of rigid rod, at two ends of rigid rod of length 1 meter with negligible मास, मतलब रॉड का कोई मास नहीं है, क्योंकि अगर रॉड का मास होता तो रॉड का भी सेंटर ऑफ मास देखना पड़ता था अपने को। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ not system of system from 5 kilogram particle, बातों में इन्वॉल्व मत हो जाओ, नालायक हरकतें मत करो, is nearly at a distance of, is nearly at a distance of, first option 33 centimeter,
Second option 50 centimeter. Third option 67 centimeter. And the last option 80 centimeter. देखो बेटा ये तो दो पार्टिकल्स है, एक है मास 5 किलोग्राम का, दूसरा है 10 किलोग्राम का, और दोनों के दोनों रिजिड रॉड के एंड पे रखे गए हैं, उनके बीच का फासला 1 मीटर है। तो उसने कहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 किलोग्राम कितना रहेगा। तो यानी 5 किलोग्राम वाले को अगर मैं m1 पकड़ के चलूँ तो m1 इज इक्वल्स टू 5 किलोग्राम, m2 इज इक्वल्स टू हाउ मच 10 kilograms एंड r इज हाउ मच 1 मीटर। तो आपसे r1 पूछा गया है ना, लोकेशन फ्रॉम द 5 किलोग्राम r1 पूछा गया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, r1 इज इक्वल्स टू m2r अपॉन m1 प्लस m2, m2r अपॉन m1 प्लस m2। व्हाट इज m2? 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 5 प्लस 10, 10 अपॉन 15, 2 अपॉन 3, 0.33 जो कि हो जाएगा 66.6 सॉरी 0.6666 मीटर, यानी कि 66.66 सेंटीमीटर्स है ना। 0.666 रिकरिंग में आएगा मीटर्स और 66.66 सेंटीमीटर, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेशन में क्या कह सकता हूँ बेटा, 67 सेंटीमीटर। इज़न्ट इट? कौन सा ऑप्शन रहेगा? थर्ड ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन है हमारा नीट 2020 का क्वेश्चन है। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था, नथिंग स्पेशल है ना, नीट 2020 का क्वेश्चन। वन मोर, two particles of masses 100 gram and 300 gram नहीं, ये वाला जो है आपको आगे के मेथड से करना पड़ेगा, ये मेथड से नहीं आएगा ये, ठीक है। तो ये वाला जो है सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स का जो फॉर्मूला रहेगा उससे करना पड़ेगा, इससे नहीं आएगा, ठीक है। दिस मच इज़ इनफ। हम लोग इतनी प्रॉब्लम लेंगे इसके अंदर, दो ही छोटा सा ही है, ओके। बाकी का फिर मैं कर लेता हूँ, कल का ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, कल का नहीं परसों का।